की कोशिश करिए और तालियां बजाइए कि एक बार ब्रह्मा जी ने, एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया, कि एक बार ब्रह्मा जी ने आत्माओं का निर्माण करने वाले कर्मचारी को बुलाया और उसे यह आदेश सुनाया कि अति शीघ्र दुष्ट से दुष्ट प्रजाति के जीव जंतुओं की 1000 आत्माओं को पानी से भरे बड़े कढ़ाव में डालें और पानी जलने तक उन आत्माओं को उबालें। फिर उनका इस तरह से घोटा बनाया जाए कि सारी आत्माओं से एक आत्मा निकलकर आए। कर्मचारी बोला, प्रभु यह कार्य तो बहुत ही घिनौना है। ब्रह्मा जी बोले, करना पड़ेगा, कल एक पुलिस वाले का जन्म होना है। दोस्तों तालियां बजाते रहना। मैं बताऊं कि मेरे ऊपर एक बाबा जी का आशीर्वाद है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था कि बेटे जो तेरी कविताओं पे तालियां नहीं बजाएगा, समझ लो उसको घर पे जब बजाएगा तो उसे नेटवर्क नहीं मिलेगा। और वैसे भी तालियां बजाते रहना। इस हास्य कवि की बद्दुआ लेके मत जाना। अगर मैंने बद्दुआ दी थी तो दूसरों के घर जाकर पूरे साल आपको तालियां बजानी पड़ेंगी। एक बार ताली बजा के हौसला उड़ दीजिए, अगली कविता पढ़ता हूं। मैं क्या हूं साहब कि मैं नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहता। मेरे बड़े भाई दिलीप ठाकुर साहब यहां बड़ी अच्छी महफिल सजाई है, बड़े अच्छी तरीके से बाला साहेब ठाकरे का जश्न मना रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं कि इतनी अच्छी महफिल सजाने के लिए आज हिंदुस्तान में जहां ऑर्केस्ट्रा स्टार नाइट्स की जाती हैं, वहां आपने इतने सारे लोगों के बीच में कविता की एक छोटी सी पाठशाला को उपस्थित किया है। आप धन्य हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों एक छोटी सी कविता पढ़ने से पहले बता दूं, मैं नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहता। यहां जितने भी नेता लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उसका कारण है मेरा एक दोस्त बैठा हुआ बलविंद्र बल्लू। ये मेरा बहुत ही प्रिय दोस्त है। मैं नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहता। बात दरअसल ये हुई कि बल्लू भाई जो है ना, इसकी शादी हुई। मैंने इससे बहुत मना किया, देख तू शादी कर रहा है, किसी नेता को मत बुला लेना। लेकिन बल्लू भाई नहीं माना, उसने एक नेताजी को बुला लिया। नेताजी आए। बल्लू भाई बड़े श्रद्धा भाव से अपनी पत्नी के साथ नेताजी के पास पहुंचा। नेताजी के चरण छुए। चरण छूने के बाद नेताजी से बोला, नेताजी हम आज से नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। नेताजी बोले, हम नेता हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, उद्घाटन करते हैं। दोस्तों ये हंसने हंसाने के लिए था, आपको अपने आप से जोड़ने के लिए था। लेकिन मैं हिंदुस्तान का इकलौता कवियों की नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहता। आज हमारी संस्कृति जहां से नष्ट हो रही है वो जगह है फिल्म इंडस्ट्री। आपने देखा होगा हमारे कल्चर में जो जिस तरीके से हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, दोस्तों वहां से कल्पना की है मैंने। एक छोटे से आपका छोटा भाई हूं, कल्पना की है कि हिंदुस्तान की लोकसभा में, अभी आपने पिछला चुनाव देखा होगा, पिछले चुनाव में जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री से चुनाव लड़े सारे के सारे चुनाव जीते और लोकसभा में पहुंचे। मैंने कल्पना की कि कहीं ऐसा अगर हो जाए कि फिल्म इंडस्ट्री से लोग सारे के सारे चुनाव जीत के लोकसभा में पहुंच जाएंगे और लोकसभा पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से जब भर जाएगी तो मेरे देश की स्थितियां परिस्थितियां क्या होंगी, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे मिलेंगे, उस माहौल को तैयार करने की कोशिश की है। जहां से भी आपको मजा आए, हंसी आए, तालियां बजाइएगा, दुआएं दीजिएगा। ये फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में। सोचिएगा साहब, फिल्म इंडस्ट्री के लोग लोकसभा में पहुंच गए हैं और देश की परिस्थितियां क्या हैं। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में। कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में। लोकसभा के अधिवेशन की बैठक में जब जाएंगे, टीप टाप हो चिकने चुपड़े चेहरे सब मुस्काएंगे। जूते चप्पल नहीं चलेंगे, ना कुर्सी कोई तोड़ेगा, और बसंती का टांगावी लोकसभा में दौड़ेगा। ये फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में।
लोकसभा की अधिवेशन की बैठक में जब जाएंगे, टीप टाप हो चिकने चुपड़े चेहरे सब मुस्काएंगे, जूते चप्पल नहीं चलेंगे, ना कुर्सी कोई तोड़ेगा, और बसंती का तंगा भी लोकसभा में दौड़ेगा। लोकसभा की छत के ऊपर धर्मेंद्र चढ़ जाएंगे, हमें बसंती दिलवा दो मौसी वरना मर जाएंगे। कि हमें बसंती दिलवा दो मौसी वरना मर जाएंगे। कि पहन के चश्मा जॉनी लीवर सारी फाइलें जांचेगा, और गोविंदा ठुमक ठुमक कर लोकसभा में नाचेगा। पहन बिपाशा छोटे कपड़े कूले जब मटकाएगी, और मल्लिका शेरावतवी चुम्बन दृश्य दिखाएगी। बिकनी पहन के लारा दत्ता बजट पास करवा देगी। कपड़े ज्यादा पहनेंगे उन पर पोटा लगवा देगी। कि कपड़े ज्यादा कि पहन के चश्मा जॉनी लीवर सारी फाइलें जांचेगा, और गोविंदा ठुक ठुमक कर लोकसभा में नाचेगा। पहन बिपाशा छोटे कपड़े कूले जब मटकाएगी, और मल्लिका शेरावतवी चुम्बन दृश्य दिखाएगी। बिकनी पहन के लारा दत्ता बजट पास करवा देगी। कपड़े ज्यादा पहनेंगे उन पर पोटा लगवा देगी। रोज चटपटी खबर मिलेंगी पढ़ने को अखबारों में, फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में। एक बार ताली बजा के हौसला दीजिए कि कविता पढ़नी है। दोस्तों, बात दरअसल ताली बजवाने की है, वैसे मैं अपनी मर्जी से सारे काम करवा लेता हूं। मैं क्या है कि मैं बड़ा दुष्ट प्रकृति का आदमी हूं। मेरी दुष्टता से परेशान होकर एक बार मेरे पिताजी ने मुर्गी के फार्म में मेरी नौकरी लगवा दी। साहब अपन गए थे मुर्गी फार्म में नौकरी करने के लिए, चले गए, पिताजी का आदेश था। वहां नौकरी कर रहे थे तो अपन को तो कविता पढ़ने की आदत है। कविता कैसे पढ़े, वहां कोई सुनने वाला नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप लोग बैठे हुए, और मुर्गियों को इकट्ठा करके अपन ने क्या था, सारी कविता मुर्गियों को सुना दी। उसका बोल लेना तो यार, मुझे ही बोल लेना तो, अपनी तो वैसी स्थिति खराब है, घर में बीवी नहीं बोलने देती, यहां तुम नहीं बोलने दे रहे हो। दोनों भाई बहनों की आदत एक जैसी है। अपन ने क्या था साहब, मुर्गी फार्म में अपन ने बड़े परेशान थे, कविता किसको सुनाए, तो सारी मुर्गियों को इकट्ठा करके अपन ने जो जितनी कविताएं थी मुर्गियों को सुना दी। बात यह हुआ कि मुर्गियों ने कविता सुनने के बाद उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ा उसका। दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए। मुर्गी फार्म का मालिक बड़ा परेशान, बोले पता नहीं क्या बात है, आज इसे नौकरी पर रखा है, एक ही दिन में मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिए। मुर्गी फार्म के मालिक ने मुझे समझाया, बोले देख पीके, अगर इन मुर्गियों ने अंडे नहीं दिए तो मेरा कारोबार गया। मैंने कहा साहब सो तो गया। बोले समझ ले तेरी नौकरी भी गई। मैंने कहा साहब सो तो गई। बोले समझ ले अगर कल इन्होंने एक की बजाय 2 अंडे देके एवरेज पूरा नहीं किया तो तेरी नौकरी गई। मैं घबरा गया, मैंने सारी मुर्गियों को बुलाया और हाथ जोड़ के मुर्गियों से कहा, मुर्गी जी आज आपने अंडा नहीं दिया, कोई बात नहीं, कल 2-2 अंडे दे देना, वरना अपनी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, और जिसने भी 2 अंडे नहीं दिए समझ लो उसकी स्थिति मुझसे भी ज्यादा खराब हो जाएगी। कटवा के पड़ोस वाले लोगों को खिला दूंगा। मुर्गियां साहब घबरा गई। दूसरे दिन उन्होंने 2-2 अंडे दिए। एक मुर्गी ने एक ही अंडा दिया। मैंने उससे पूछा, बहन जी आपने एक ही अंडा दिया? वो बोली मैं तो आपका सम्मान करते हुए एक अंडा दे भी दिया, वरना अपन तो मुर्गा हैं। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा। दोस्तों कविता चल रही थी, मैं ताली वाली बजवा सकता हूँ अपनी मर्जी से। एक बार ताली बजाइए, कविता पूरी करनी है। दोस्तों कविता सुना रहा था, फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में। और देखिए साहब मेरे देश की सीमाओं की क्या स्थितियां होंगी, हम आतंकवादियों से कैसे लड़ेंगे, ये देखिएगा कि फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में, इलू इलू गाएंगे सब गलियों में चौबारों में, कि फिल्मी नियम बनेंगे सारे, फिल्मी ही अंदाज मिलेगा, गप्पम चप्पम चलेगा, सब कुछ फिल्मी ही आगाज मिलेगा, हल करने कश्मीर समस्या सनी देओल जाएंगे, दहशत खाकर आतंकी सब बिना लड़े मर जाएंगे, और रवीना टंडन जाकर सीमा पर अड़ जाएगी, आंखियों से गोली मारेगी, दुश्मन मार गिराएगी, कि परिवर्तन की आंधी में सब उथल पुथल हो जाएगा, बच्चा पैदा होते ही बस छैया छैया गाएगा,
भजन कीर्तन कौन करेगा मंदिर में गुरुद्वारों में। फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में। फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबारों में। फिल्मी हस्ती पहुंच गई है दिल्ली के दरबार। बहुत अच्छा है, वाह। दोस्तों बड़ी अच्छी महफिल है। हमारे यहाँ की बड़ी बहन जी यहाँ अभी बड़ा सम्मान दिया उन्होंने सारे कवियों को, और मुझे तो खास तौर से जो हमारे प्रकाश खेड़कर साहब की, स्वर्गीय प्रकाश खेड़कर साहब की धर्मपत्नी है, हमारे यहाँ की विधायिका है, मैं उनके चरणों में अपनी इस कविता को रखता हूँ। बहुत बढ़िया। मेरे बड़े भाई दिलीप ठाकुर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये बिरला सीमेंट वालों ने ये प्रोग्राम करवाया। इन सारे लोगों की उपस्थिति और इन सारे लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी ये कविता पढ़ना चाहता हूँ। मेरी बहुत अच्छी कविता है, मेरी श्रेष्ठ कविता है। इन सभी लोगों को प्रणाम करते हुए कविता पढ़ता हूँ, उनके कदमों में रखता हूँ। जहां से भी आपको लगे कि मैंने सच कहने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं कभी भी एक पक्ष की बात करने वाला, लेकिन सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। और एक परिवार में रहने के लिए 4 बच्चे होते हैं। बेशक एक बच्चा कोई खराब है, लेकिन उसको घर से निकाल नहीं दिया जाता। मैं उस प्रथा का आदमी हूँ। एक छोटी सी कविता रखता हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जात पात के छोटे छोटे खेमों में लोगों को बांट देते हैं। मैं एक उस तरीके का व्यक्ति हूँ, उस सोच का व्यक्ति हूँ कि एक एक तीली बनकर अगर हम झाड़ू बन जाएंगे दोस्तों, तो दुनिया की सारी बुराइयों को हम झाड़ के फेंक सकते हैं। वहां से कविता रखता हूं। अगर अच्छा लगेगा तो ये कविता और सुनाऊंगा, वरना अपना स्थान ले लूंगा। एक छोटी सी भूमिका बनाता हूं। आपके शहर में ये पागल आया है, अलग अलग हिंदुस्तान के शहर में भटकता है। वहां से डूब के कविता लिखी है साहब। एक छोटी सी भूमिका बनाता हूं। आपने देखा होगा किसी गली मोहल्ले में, कस्बे में कोई पागल आ जाता है तो साहब हमारे और आपके बीच में से ही लोग, 4-6 अक्लमंद लोग उसको तरह तरह से परेशान करते हैं। कोई उससे कुछ पूछता है, कोई कुछ पूछता है। उस पागल के माध्यम से कविता निकालने की कोशिश की है। इस हिंदुस्तान की कुरीतियों पर व्यंग करने की कोशिश की है। जहां से भी अच्छा लगे, एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद मिलना चाहिए ताली बजाकर। एक पागल साहब और 4-6 अक्लमंद लोग कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था। कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था, जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं ये इश्क का मारा है। कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया अनायास। नजर घुमाई तो देखा फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था, जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने और बाल भी बड़े थे। कुछ लोग उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले, लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले, नहीं ये इश्क का मारा है। तीसरे ने झट से बीड़ी जलाई और उस पागल की तरफ बढ़ाई। हाथ जोड़कर उस पागल से बोला, हे महाराज, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूं, आपकी शक्ति को पहचानता हूं। मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट मिटा दो। एक आध मटके का नंबर ही बता दो बहुत अच्छा। कि मुझ पर कृपा करो और मेरे कष्ट मिटा दो। एक आध लॉटरी का नंबर ही बता दो। तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान? तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया, तू हिंदू है या मुसलमान, किस बिरादर का है? इतना सुनते ही पागल का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने एक तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए अपने अंदाज में बोला, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है। वाह वाह वाह, अरे बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, बड़ी अजीब बात पूछता है, बहुत अच्छा। बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता।
हम पागलों के यहाँ कभी अधर नहीं होता, हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते, हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते, हमने कभी मंदिर और मस्जिद नहीं तोड़े। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता, हम पागलों के यहाँ कभी अधर नहीं होता, हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते, हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते, हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते, हमने कभी मस्जिद और मंदिर नहीं तोड़े, हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े, हम कभी आवाम को आग नहीं लगाते हैं, हम आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन पूरा सदन जोरदार तालियां एक बार हाथ उठाकर बजा दे। पीके ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस काव्य समारोह को शुरुआत दी है और मुझे तो चार पंक्तियां याद आती हैं। किसी ने कहा है कि आदमी बदहाल खस्ता है हमारे देश में, आदमी बदहाल खस्ता है हमारे देश में, खून महंगा पानी सस्ता है हमारे देश में, अब वकीलों अफसरों और पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। ऐसी स्थिति में उन्होंने ठहाके लगवाए आपके बीच तक, और आपने भी पहले कवि के स्वर में स्वर मिला लिया अपना, आपको बधाई देता हूं। कुछ लोगों ने बहुत तरीके से बात कही, अपने तरीके से बात कहकर गए, पक्षियों की बात की। दरअसल साहब ये बदलता हुआ परिवेश है। अभी पिछले दिनों मैंने तो एक तोती पाली साहब। अब वो दिल्ली के बाहर में मसूरी गया एक कवि सम्मेलन में, तो संकट ये तोती को दाना पानी कौन डाले। पीके ने दो तोते पाले हुए थे, बोले मेरी तोती मेरे तोतों के पास छोड़ दे। मैं कि भाई जैसा तू है मैं जानता हूं, ऐसी तेरे तोते होंगे, तेरे तोतों के पास तो अपनी तोती छोड़ नहीं सकता। बोला नहीं मेरे तोते बड़े धार्मिक है, एक सीताराम रखता रहता, राधे श्याम, दूसरा कुरान की आयतें रखता रहता। मैंने देखे तो एक तोता रामायण की चौपाइयां बांच रहा, दूसरा कुरान की आयतें पढ़ रहा। मैंने अपनी तोती उनके पिंजरे में छोड़ दी। तोती जैसे ही पिंजरे में गई, पहले तोते ने दूसरे के कोहनी मारी, बोले रामलाल पूजा पाठ बंद कर दे, दुआ कबूल हो गई। हिंदुस्तान ऐसा है, यहां बहुत आसानी से हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। लेकिन मित्रों मैं चाहता हूं कि मैं आपकी दुआ कबूल करवा दूं, क्योंकि एक ऐसा कवि मंच पर उपस्थित है जिसका मैंने जिक्र किया था, उसने अवतार ले लिया है, काले कपड़ों में मेरे पीछे बैठा हुआ है। आपको ऐसी लगेगा मंच पर शनिचर बैठा हुआ है, लेकिन किसी भी काव्य समारोह की सुरक्षा के लिए एक शनिचर की आवश्यकता बहुत जरूरी है। भाई बलवंत बल्लू हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, ऋषभ देव से, अद्भुत कवि हैं, हास्य व्यंग के रचनाकार हैं और अपने तरीके से बात में से बात निकाल कर लाते हैं। उनके कमाल को मैं आपके धमाल में मिलाना चाहता हूं, और इस सब को करने के लिए एक बार आपको अपनी तालियों की ताल देनी पड़ेगी। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई श्री बलवंत बल्लू का, जो ऋषभ देव से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। बलवंत बल्लू, आप लोग भी निकल लो। हाँ, एक एक करके किसको, दिलीप भाई ने पैसे तो दे ही दिए। तमाम यहां पर उपस्थित जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। हाँ, वो उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा फंसा पड़ा है, वो इलू लिलू अम्मा कर रहा है, जल्दी से निकल ले दादा। तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय विधायिका महोदय अनुसुईया ताई को प्रणाम करता हूं। हमारे उधर राजस्थान के अंदर माई मौसी को बोलते, और मैं यहां पर ताई को प्रणाम करता हूं। भाई दिलीप ठाकुर ने प्रकाश खेड़कर जी द्वारा निरंतर चलने वाला यह कवि सम्मेलन इतनी जनता जनार्दन ने आहूत किया है। आप तमाम लोगों की मस्ती को प्रणाम करता हूं साहब। यह कवि सम्मेलन मां सरस्वती की वंदना से शुरू हुआ। आदरणीय ममता जी ने मां सरस्वती की वंदना करी, इसके बाद में ये आया कवि सम्मेलन गिरी जी तक। गिरी जी ने अपने तरीके से आपकी अपनी भाषा में मस्ती दी। इसके बाद में आया ये एक पीछे डमरूबाज। इसके बाद में भाई प्रवीण ने मेरे को टिकाया। ये सबके सब पट्टे दो टांग वाले, अपने 1.5 टांग वाले। अब ये कवि सम्मेलन 1.5 टांग पे खड़ा है। ये लंगड़ा अपना खेल दिखाएगा। हाँ, ये नीचे से बोल रहा है, पता नहीं पड़ रहा दांत दे रहा है कि खाज दे रहा है। नीचे से बोलना अच्छी बात नहीं है, ये बीमारी के लक्षण है।
मेरे को सब तरह के मंत्र आते हैं, ध्यान में रखना, मरण मौत के भी आते हैं और शादी ब्याह के भी आते हैं, पर ये संपट नहीं रहता कौन सा वाला कहां पढ़ना है। वो एक जगह मेरे को एक आदमी कथा कराने के लिए ले गया क्या, बोले भाई बल्लू भाई कथा करोगे? मैंने कहा हाँ चल कर दूंगा। मैं किताब उठाई, थैले के अंदर डाला, गया, वो मेरे को एक शमशान घाट के पास खेत में ले गया। अब वहां पर इतनी जोरदार हवा चली कि कथा की किताब में 2-4 पत्ते फट उड़ा के चले गए। मैंने पूरी कथा पढ़ के समाप्त की। मैंने कहा भक्तों प्रसाद बांटो। तो वो कथा सुनने वाले बोले इसमें लीलावती और कलावती तो आई नहीं। मैंने कहा तू बेवकूफ आदमी है, ये लीलावती और कलावती दोनों चरित्रवान महिला है, ये खेत खलियान में नहीं आती है, इनको बुलाना है तो घर पे कथा करा। अपने को ये सब आता, आ जाओ भाई, रोज रात को ऐसे ही घूमते हो क्या? ये रबी की पैदावार है, ये खरपतवार है। स्थिति बड़ी विचित्र होगी साहब। आजकल स्थिति है, माता बहने बैठी हुई है, रात की 12 बजे तक वो एकता कपूर नहीं सोने दे, सुबह 5 बजे बाबा रामदेव उठा दे। हर आदमी गार्डन के अंदर फा फू करता मिलता है, जैसे सबके मुंह से सांप निकल गया हो। वो 2 महिलाएं बैठी हुई थी गार्डन के अंदर। एक महिला इस तरीके से नाखून कुचल रही थी, दूसरी वाली महिला ने मुंह पे कपड़ा ढक रखा था। वो महिला इस तरीके से कर रही थी तो मैंने कहा देवी तू ये क्यों कर रही है? बोली ये बाबा रामदेव ने कहा इस तरीके से करने से बाल बड़े होते हैं। मैंने दूसरी वाली से पूछा, मैंने कहा देवी तुम क्यों नहीं कर रही हो? वो बोली किया था 6 महीना पहले तो मेरी मूंछें उगाई। आज हम मामला ठीक करके जाऊंगा, चिंता ही मत करना। वो अपनी स्थिति बड़ी खराब होगी। देश में कई तरह के त्योहार आ गए। एक हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्ती का त्योहार थोपा गया, वैलेंटाइन डे। हमारे राजस्थानी भाषा में मैंने मेरी पत्नी को पूछा आज वैलेंटाइन डे का क्या मतलब होता है? मेरी पत्नी बोली वेलनताइन डे। एक कल्चर आ गया था इस हिंदुस्तान में। भी 4 दिन पहले गया 14 तारीख को, मेरे वहां ऋषभदेव में छोरा दिन भर फूल लेकर के गुलाब का घूमता रहा। जब शाम को कोई नहीं मिला तो रात को सासू मां को टिकाया, ले सासू मां हैप्पी वेल्डिंग डे। सासू बोली कहाँ का वेल्डिंग डे, पेंडिंग डे। और इस त्योहार के दिन फूल इतने बिके कि ओरिजिनल फूल पूरे शहर में खत्म हो गए। तो एक पट्टा कंगनी स्टोर पे गया, नकली गुलाब का फूल ले आया। सामने जाते जाते एक हिजड़ा मिला तो उसको टिका दिया। हिजड़ा बोला ये तो नकली है। वो बोला तू कौन सा असली है? यह स्थिति होगी साहब। ऐसे ऐसे त्योहार इस देश के अंदर सौंप दिए गए, ऐसे ऐसे गाने इस देश के अंदर चले जाते। बॉम्बे की 10 माले की बिल्डिंग में गीतकार मर्जी में वही गीत लिख देता, अर्थ का अनर्थ निकल जाता साहब। एक गीत बीच में चला, जोरा जोरी चने के खेत में। अब आप सब लोग जानते हैं स्थिति, खेत खलियान के रहने वाले लोग, चने के खेत में जोरा जोरी हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी तो साइज ही इतनी है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, साला आदमी है के भूत। मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी। तो मैंने कहा बाकी सबके क्या पड़ोस में जाते हैं? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, साला दिल है कि जनता दल? आती तो है, आती नहीं, आती तो है, आती नहीं। मैंने कहा नहीं आती है तो जिलाब ले ले। मेरे गोरे गोरे गाल में क्या करूं, मेरे गोरे गोरे गाल में क्या करूं? मैंने कहा ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। किसी के 2-3 मकान होते तो वो भी ऐसा ही करता। एक गीत बीच में और चला, दिल्ली से गई बम्बई, बम्बई से गई पूना, फिर भी न मिला सजना, क्यों इधर नांदेड़ की तरफ आ जाती। पट्टे सारे तैयार पड़े थे। और एक गीत बीच में और चला, चोली के पीछे दिले मेरा, चोली के पीछे दिले मेरा, चोली के पीछे दिले मेरा। मैंने कहा तेरी चोली में दिल है
तो हमारे बनियान में भी कुछ न कुछ तो है। एक बार सब जोरदार ताली वाली बजा करके बताएं आप। आनंद मस्ती के साथ में रहना। ये कवियों का मामला बड़ा विचित्र है। दो कवि मर के नरक में गए। एक ने पूछा तू कैसे मरा, तो दूसरा बोला पहले तू बता तू कैसे मरा। वो बोला नहीं पहले तू बता। तो वो बोला यार मैं तो अचंभे से मर गया। दूसरा वाला बोला मैं ठंड से मर गया। उसने कहा तू अचंभे से कैसे मर गया। वो बोला कुछ नहीं, एक कवि सम्मेलन में गया, रात को 3 बजे घर पे आया, घंटी बजे चंबे से मर गया। दूसरा वाला बोला तू बेवकूफ आदमी है, तेने पूरा घर छान मारा, क्या फ्रिज खोल के देखा। तू फ्रिज खोल के देख लेता, न मैं ठंड से मरता न तू अचंभे से मरता। अरे अभी मैं शुरू हुआ हूं, अभी तो अपना टेम्पू बन रहा है। अब गाड़ी मौसम पर धीरे धीरे आएगी। ये मत सोचना कि मेरे बाद वाले मेरे से ज्यादा अच्छे हैं। यूं मानना यही आइटम ढंग का है। मैं जैसा दिखता हूं साहब, मैं कोई आपको पाकिस्तान की टेंशन की बात नहीं करूंगा। मैं आपको बिल्कुल टेंशन नहीं दूंगा। ये कारगिल का युद्ध हुआ अभी थोड़े दिनों पहले, तो मैं गया जयपुर के अंदर। मैंने कहा मेरे को भी सेना में भर्ती कर लो। कमांडर ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला चलने फिरने के ठिकाने नहीं, तू क्या करेगा सेना में। मैंने कहा कौन भर्ती हो रहा है, मैं तो ये कहने आया हूं मेरे भरोसे रहना मत। मैं आप लोगों को कोई टेंशन नहीं दूंगा। आनंद मस्ती के साथ में सुनना सब, मैं जैसा दिखता हूं वैसा लिखता हूं। अपन विकलांग आदमी, बैल टांग के आदमी अपनी मस्ती में जीते, आनंद में जीते। आपके आगे पुलिस वाले उनको को मेरे को कहां क्यों कह रहे हो यार। अच्छा पुलिस वाले भी बड़े विचित्र है। पुलिस शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए वो मेरे को कह रहे हैं। मैं कोई टेंशन नहीं दूंगा। मैं जैसा दिखता हूं साहब वैसा लिखता हूं। डेढ़ टांग के आदमी हम लंगड़े लूले लोग अपनी मस्ती में जीते, आनंद में जीते, किसी की परवाह नहीं करते। वो 2 महिलाएं हैंडपंप पर लड़ रही थी। एक बोली तेरे को अंधा आदमी मिलेगा अंधा, दूसरी बोली तेरे को गूंगा आदमी मिलेगा गूंगा। मैं उधर से निकल रहा था, मैंने कहा मैं रुकूं के जाऊं। हाँ मैंने क्या हो सकता है लड़ते लड़ते लंगड़ा तक आ जाए, अपना काम वही हो जाए। यह मस्ती होती सब विकलांग लोगों की। हम लोग आनंद में जीते, मस्ती में जीते। हमारी आदरणीय ममता जी अभी औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर थी, उधर से एक लंगड़ा भिखारी आया, मैडम से बोला 2 रुपये दे दो। ये बोली अभी छुट्टे नहीं है जा। वो लंगड़ा उसी मस्ती में बोला कोई बात नहीं है मैडम, तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करो, हो जाए तो रिंग कर देना। ये आनंद था विकलांगों का। मेरे पिताजी एक जगह सगाई शादी की बात करने के लिए मेरे को कार में बिठा के ले गए। जाके सीधा कुर्सी पे टिका दिया। लड़की आई, लड़की ने मेरे को देखा। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही है, ये कैसे आई। ये अभी ठीक हो जाएगी लाइट। अरे राजस्थानी के अंदर एक कहावत है, आयला जता जायलान रुपया का शेयर पायला। आयला जता जायलान रुपया का शेयर पायलान। आदमी देखे बायलान आपा क्यों गंडी आयला। एक जमाना तो रोज सुबह उठने खेलता गली डंडन गप्पी, शाम पड़े न आइस पाइस ने ठप्पी। आजकल तो टीवी का ठीकरा देख देख ने टकेवरे आड़ा हो रही पप्पी। मेरे पिताजी एक जगह सगाई शादी की बात करने के लिए मेरे को कार में बिठा के ले गए। जाके सीधा कुर्सी पे टिका दिया। लड़की आई, लड़की ने मेरे को देखा, लड़की के माँ बाप ने मेरे को देखा। सगाई शादी की सारी बात पक्की हो गई और ड्राइवर ने कार दूर खड़ी कर दी।
मैं जो ही चलकर बैठने के लिए गया तो लड़की बोली जीते जी मर जाऊंगी, पर इस लंगड़े के साथ में नहीं ब्याऊंगी। यह संकट है, फिर भी हम लोग आनंद में जीते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि सब कुछ बताऊंगा कायदे में, क्या सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते हैं कितने फायदे में हैं, तो कल से मेरे जैसे हो जाओ। मैं एक 4 पाई लॉरी में बैठ जाऊंगा, तुम खींचना, शाम को जो मिलेंगे बांट खाएंगे 50-50। क्या सब कुछ बताऊंगा कायदे में। लंगड़े होते हैं कितने फायदे में। और लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि वो भीख मांगने से नहीं डरता। लंगड़ा आदमी भूख से नहीं मरता है, क्योंकि वो भीख मांगने से नहीं डरता है। और मैं उस स्थान का रहने वाला हूं जहां भगवान ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर, वहां पर आप जैसे बहुत सारे यात्री लोग आते हैं। जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ा करता था, स्कूल जाता था, तो बीच में धर्मशाला पड़ती थी। मैं जो ही उधर से निकलता था तो आप जैसा कोई यात्री मेरे को बुलाता था, 10 की नोट पकड़ाता था, 4 रुपया मैं खाता था, 4 रुपया दोस्तों को खिलाता था, 2 रुपया ले जाके पिताजी को टिकाता था। अपन तो 5वीं से ही कमाऊ है, अपना धंधा 5वीं से चल पड़ा था। यह आनंद है विकलांगों का। मेरे घर के अंदर टेंशन, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची एक जाति जीवन के अंदर खाना खा रहे थे, दाल पूड़ी बूंदी वगैरह सब परोसा। अचानक बच्ची के दोने में से दाल ढूल गई। दोना हमारे उधर राजस्थान के अंदर दाल सब्जी रखने वाले पात्र को कहते हैं, उसमें से दाल ढूल गई थी। मेरी पत्नी ने बच्ची को कहा देखती नहीं है, दोने में से दाल ढोल दी। बच्ची उसी मस्ती में बोली मम्मी मम्मी मैं क्या करती, दोना पापा जैसा था। यह संकट ऐसा विकलांगों के फिर भी आनंद में रहते हैं। मेरा एक बच्चे को कांच के ग्लास के अंदर दूध दिया, दूध उसने पी लिया, टी टेबल के ऊपर कांच का ग्लास रखा। अचानक वो कांच का ग्लास फूट गया तो मेरी पत्नी ने बच्चे को डांटते हुए कहा देखता नहीं है, हर बार कुछ न कुछ तोड़ फोड़ किया करता है, अब की बार कुछ तोड़ा फोड़ा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। बच्चा फिर उसी मस्ती में बोला मम्मी मम्मी पहले यह बताओ पापा ने क्या फोड़ा था। यह संकट है विकलांगों के, फिर भी हम लोग आनंद में रहते हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले। ममता जी सुनना कि लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी उसमें उसकी नहीं भूल है, लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। लंगड़ा आदमी राह चलती किसी महिला को छू ले तो महिला यही कहेगी इसमें इसकी नहीं भूल है, लंगड़ा है बेचारा, किस्मत का है मारा। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है, उस समय हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। उल्टा हाथ में हाथ रख के पूरी सड़क पार करवाती है, उस वक्त हम लंगड़ों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, सब देते हैं टिकट का रुपया, तो हम देते हैं केवल पैसे 25-75% छूट है। ट्रेन में जाओ तो बिल्कुल फ्री, साथ में अटेंडेंट और फ्री। ये प्रवीण शुक्ल मेरे को दूर दूर कवि सम्मेलन में ले जाता है। ताकि इसकी यात्रा मुफ्त हो जाए। ये मस्ती विकलांगों के। अच्छा साहब, ये विकलांग भी कई तरीके के, एक विकलांग पैर से विकलांग, एक कान से नहीं सुनने वाला विकलांग, एक आंख से अंधा विकलांग, एक विकलांग होता है वो मस्ती देता है, विकलांग होता है हकला करके बोलने वाला, वो खूब मजे देता है। क्रिकेट की टीम में कैप्टन फंस गया, मैच रेफरी ने कहा तेरे को हेड चाहिए हेड मांगना, टेल चाहिए टेल मांगना, मैं सिक्का उछाल रहा हूं। उसने जो ही सिक्का उछाला तो वो बोला हाँ यही। ये विकलांगों की मस्ती था। वो मेरा साला, मेरा एक साला इसी तरीके से बोलने वाला एक दिन मेरे को आके बोला जिया जी मेरी लालू जी को सिफारिश कर दो, आपके अच्छी बनती है। मैंने कहा किस बात की सिफारिश कर दूं? वो बोला कुछ नहीं, मैंने
फार्म भरा रेलवे में अनाउंसर का। मैंने उसको मजाक में ही कह दिया, मैंने कहा यार एक काम कर, तू बोल दिल्ली से चलकर पूना जाने वाली ट्रेन औरंगाबाद में 20 मिनट देरी से पहुंचेगी। वो बोला दिल्ली से पूना जाने वाली ट्रेन औरंगाबाद में 20 मिनट देरी से पहुंच गई है। यह आनंद है विकलांगों का। वो एक गीता प्रेस गोरखपुर वाले ने 10,000 गीता छपवा दी। 10,000 उसके पास में पहले से पड़ी हुई थी, तो उसने अखबार में विज्ञापन निकलवाया, कोई भी बेरोजगार नौजवान युवक आकर हमसे संपर्क करे, कमीशन के आधार पर गीता बेच सकता है। तो वहां पर 300-400 लोगों की लाइन लगी। अब 400-500 लोगों की लाइन लगी, उसमें एक 70वें नंबर पे अकेला फंसा हुआ। वो भी बोला मैं भी गीता बेचूंगा। उसने कहा इन सब लोगों से नहीं बिक रही, तू कैसे बेचेगा? वो बोला नहीं, पूरी गारंटी के साथ। तो मैनेजमेंट ने कहा इसको 50 गीता दे दो, ये सब लोग 20 दिन में बेचेंगे, ये बेचारा 40 दिन के अंदर बेच देगा। तो उसको 50 गीता दे दी जाती है, तो वो फटाफट शहर के अंदर जाता है। 3-3:30 बजे इंटरव्यू खत्म हो नहीं, और फिर आ गया, बोला मेरे को 50 गीता और दो। तो मैनेजमेंट ने कहा यार शाबाश, तेने कमाल कर दिया, इन लोगों से नहीं भी की, चल तेरा कमीशन दुगुना, तेरी नौकरी पक्की, पर पहले ये बता तेने इतना जल्दी बेची कैसे? वो बोला कुछ नहीं, घर घर गया, घंटी दबाई, दरवाजा खुला, मैंने कहा ये गीता है, खरीद रहा है कि पढ़ के सुनाऊं? ये आनंद विकलांगों का था, ये विकलांगों की मस्ती था। वो एक विमान के अंदर यांत्रिक खराबी आ गई, तो एयर होस्टेस ने कहा सभी यात्री लोग अपने अपने पैराशूट संभाले, इमरजेंसी गेट की तरफ जाए, अपने मन में 10 गिने और कूद जाए। तो वहां भी एक पट्टा ऐसा फंसा हुआ। वो एयर होस्टेस से बोला एक बार फिर से समझाओ। एयर होस्टेस ने कहा तू 10 तक मत गिनना, तू 3 में ही कूद जाना, नहीं तो तेरी फाइल यहीं से लग जाएगी। ये मस्ती होती विकलांगों की कि और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों के लिए आरक्षित, और तो और बस में चढ़े तो सीट विकलांगों। अमरीकन के तलवे चाटे वो दीवान कहां पर था? भुट्टो को दफनाने वाला कब्रिस्तान कहां पर था? जिन्ना के खूनी मंसूबों का रमजान कहां पर था? चंद दिनों में आता जाता वो अभिमान कहां पर था? आने वाली पीढ़ी पूछे पाकिस्तान कहां पर था? आने वाली पीढ़ी पूछे पाकिस्तान कहां पर था? और जंग छिड़ी तो सुनो मुशर्रफ नाम निशान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में, पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। और मैं ये कहना चाहता हूं उसको, दोस्तों उसको ये गलत फहमी है कि वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान उसके साथ हैं। गलत है। जितनी उसकी पाकिस्तान की आबादी है उतने तो हमारे हिंदुस्तान में जेल में बंद पड़े लोग हैं। उसके गलत सोच है कि हिंदुस्तान के हमारे लोग उसके साथ हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं पूरे मुसलमानों के साथ नहीं बोल सकता। मैं कहना चाहता हूं, अटल जी ने कहा कि भूल गया क्या लाल बहादुर की बेचोट निशानी को, भूल गया अब्दुल हमीद की भारत पर कुर्बानी को, भारत के हर मुसलमान को तूने मिर्जा फिर समझा, कश्मीर को सुनो मुशर्रफ अब्बा की जागीर समझा। जितनी है औकात तेरी घोटाला मेरे देश में, जितनी जनसंख्या तेरी चौटाला मेरे देश में, हिंदुस्तानी मुसलमान तेरा भाईजान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में, पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। और माफ कीजिएगा, आज मुंबई का जो माहौल खराब हुआ है, बाहर के नेताओं ने जो चिल्लाना चालू किया है, इससे ज्यादा माहौल बिगड़ा है। मैं कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव मुंबई आए थे, उन्होंने ये कहा था पिछली बार
जब पाकिस्तान से हम जीत गए, उन्होंने पत्रकारों के सामने मीटिंग लिया, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को 2000 करोड़ रुपए देना चाहिए। प्रवीण जी, एक पत्रकार ने पूछा क्यों देना चाहिए? मुलायम सिंह का जवाब सुनकर आशीर्वाद देगा। मुलायम ने कहा कि यार जो पाकिस्तान ने हमारे पर बम फोड़े हैं, जो बेचारे का खर्चा हुआ है। ऐसे लोगों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जनता में से जिसने भी तेरा साथ दिया, तेरे खून सने हाथों में मजहब वाला हाथ दिया, तेरे मातम में मातम, खुशियों में खुशी मनाएगा, बेइज्जत कर संविधान तेरे पद चिन्हों पर जाएगा, भारत के टुकड़े खाकर भी जो तेरे गुण गाएगा, नमक हरामी वो कुत्ता जिंदा दफनाया जाएगा, नमक हरामी वो कुत्ता जिंदा दफनाया जाएगा, गद्दारों को फांसी होगी, जीवन दान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में, पाकिस्तान नहीं होगा, नक्शा तो होगा नक्शे में। और मित्रों, मेरे दोस्त ने कहा था, अभी मेरे पहले जो एक कवि आया था, मेरे देश का लंगड़ापन दूर होना चाहिए, मेरे देश में लंगड़ापन आ गया है। अगर मैं एक बात बनाता हूं, एक बंद पढ़ूंगा, आप कहोगे कि लंगड़ापन दूर वह कर सकता है, तो पूरे सदन का जुनून के साथ आशीर्वाद चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, मौसम बदला बदला लगता भारत की जनता बोली। और ये पंक्तियां, ये कविता दूरदर्शन पर नहीं,